Br के जुड़ते ही ये प्रोटॉन फिर से एसिडिक बन गया, ये इसको अटैक करेगा, लेकर चला जाएगा। अब ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव आ गया है, Br आ गया। अब बड़ा अनयूजुअल सा एक सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक रीअरेंजमेंट होगा इसका। अगर मैं बस रिडक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2 में। सही है, यही हमको चाहिए, बस रिडक्शन ही तो करवाना है हमको। रिडक्शन करवाने के लिए ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसका मतलब ये करेगा यहाँ अटैक, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, इसको वापस खींच लेगा, ये आपका बन जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सीरीज। और आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अमीन्स। इसकी रिएक्शंस खास करके बहुत ज्यादा इजी होती हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। कुछ बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड की बात करें हम लोग आपके अमीन्स के केस में, या फिर अमीन्स की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, क्या ट्रेंड रहता है। आपने अगर इस चैप्टर को एक बार में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर करने में सक्षम रहेंगे। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। अगर आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं, सबसे पहला काम है अपनी अटेंडेंस लगा देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन जो है बड़ा आसान सा है भाई। बोल रहा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। द पर्पस ऑफ NaOH इन दिस रिएक्शन। बहुत ही आसान सा है, हम जानते हैं कि अगर हम अमीन के साथ स्टार्ट करते हैं, NH3 ले लिया है हमने और साथ में हमने RX ले लिया है, हम जानते हैं कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर भगा देगा। यहां से आपके पास बन जाएगा RNH2 प्लस HX बन जाएगा। अगले स्टेप में है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आ गया है और एक प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी आ चुका है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, आप इसको फर्दर अटैक करवा सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका बन जाएगा फिर से HX। अगर आप फर्दर इसको अटैक करवाते हैं RX के साथ, आप जानते हैं ये फिर से और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, ये फिर से आपका बन जाएगा RNRR प्लस HX। फर्दर ये अटैक कर सकता है और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बना सकता है, बट हर केस में आप देखिए जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो HX बन रहा है, जो एक एसिड है। अब जनरली NaOH इसके अंदर इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट जो है इसको एसिड बेस रिएक्शन से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वरना रिएक्शन के वापस जाने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, NaOH डाल देते हैं, ताकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और हमारा जो एसिड बना हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बाई प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। टू एक्टिवेट द NH3 यूज्ड इन दिस रिएक्शन, नो। To remove acidic impurities, yes, acidic impurities are actually produced in this reaction, जरूर होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग जनरली NaOH लेते हैं। तो यस, ये बात हमें समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। अदरवाइज टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, उससे कोई लेना देना नहीं है। टू रिमूव द बेसिक इंप्योरिटीज, बेसिक इंप्योरिटीज के अंदर प्रोड्यूस हो नहीं रही है, सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, और आप करने में समक्ष रहोगे अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन मेथड पढ़ा हुआ है। ये पहला ही प्रिपरेशन मेथड है आपका जो जनरली अमीन्स की फॉर्मेशन करता है, बट क्योंकि बहुत कंट्रोल्ड मेथड नहीं है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है, इसलिए हम इसको यूज ज्यादा करते नहीं है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। एक तरफ हमारे पास CnOH ग्रुप है, पहले केस में हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वो भी एसिड की प्रेजेंस में, और दूसरे केस में हम रिडक्शन करा रहे हैं। आपको पता है LiLH4 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और जनरली एक्ट करेगा C ट्रिपल बॉन्ड N पे। हम जानते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कन्वर्ट हो जाता है CH2 NH2 के केस में। तो ये भी आपका क्या बनाने के लिए काम आता है, अमीन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड आता है। आप जो आपके साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल्स जो है, उनको कन्वर्ट कर सकते हो अमीन के केस में। तो ए पार्ट जो है वो डेफिनेटली आपका CH2NH2 बन रहा है, CH2NH2 बन रहा है, तो इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये जो CN ग्रुप है, ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OH के केस में। ये भी हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कॉमन रिएक्शन है। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा,
ये OH बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। बट समस्या क्या है, H पॉजिटिव अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि मीडियम में हम एसिडिक कैटालाइज मीडियम ले रहे हैं। ये फिर से क्या करेगा, ये अटैक करेगा और एक अच्छा लीविंग ग्रुप जो है उसमें निखर के आ जाएगा बढ़िया तरीके से। और हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH है। इवेंचुअली क्या हो जाएगा, आप जब लेंगे तो यहां से H2O का रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और एक एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो यहां से आप देखिए एक H इधर है, एक H इधर है, आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आप रिमूव करेंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। और ये डबल बॉन्ड काफी स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रखा है। तो बी प्रोडक्ट आपका ये बन रहा होगा, मतलब एक ये बन गया, एक वो बन गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन था। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए भाई, आशा करता हूं ये सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, बोल रहा है आइसोमेरिक अमीन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11N गिव्स द फॉलोइंग टेस्ट। अब ये जो नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स के टेस्ट हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहले केस में है कि आइसोमर P जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आप जानते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जनरली 1 डिग्री अमीन को बनाने के काम आता है। यहां से प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। चलिए बहुत बढ़िया है। दूसरा जो है हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड इनसॉल्युबल NaOH। अब देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट हमेशा अमीन्स पर अटैक करता है। अगर 1 डिग्री अमीन होगा आपका तो वो अटैक करेगा, पहले केस में कंपाउंड बनाएगा। अब उसके पास एक H रह जाएगा तो वो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन की बात करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, रिएक्शन तो होती है बट 2 डिग्री अमीन में क्योंकि एक ही H था तो पहला H हट के आपका हिंसबर्ग रिएजेंट अटैच तो कर जाएगा उस पर, बट उसके बाद उसके पास कोई भी H नहीं है, एसिडिक H नहीं है, तो वो NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाता है। मतलब ये जो बात कर रहा है ये 2 डिग्री अमीन की बात कर रहा है। ये सारी रिएक्शंस बहुत कॉमन है, आप सभी ने देखी भी होंगी, पढ़ भी ली होंगी, तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। और तीसरा बात जो कह रहा है कि रिएक्ट्स विद HNO2, HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉलोड बाय बीटा नेप्थॉल इन NaOH टू गिव रेड डाई। ये कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा है बेसिकली। क्या बोल रहा है, कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा है। मतलब कपलिंग रिएक्शन में आपकी एजो डाई बन के आती है जो कलर्ड होती है। ठीक है, बीटा नेप्थॉल के साथ कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि डेफिनेटली यहां पर अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, या आप जानते हैं रिएक्शन या तो NaNO2 प्लस HCl के साथ होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिससे आप क्या बनाते हो, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हो। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब आपके पास एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन मिला होता है। जनरली एनिलीन की हम बात करते हैं तो एनिलीन होता है उस केस में। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। और वो भी क्या होना चाहिए, वो हाईली एक्टिवेटिंग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हाईली एक्टिवेटिंग। ये सारी रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो ज्यादा कुछ बताने का इसमें कुछ है नहीं, आपको बस यही चीज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए पहले केस में 1 डिग्री अमीन है, देखिए इनमें से 1 डिग्री अमीन यहां दिख रहा है, ये आपका एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन दिख रहा है। गैब्रियल थैलेमाइड से आप हमेशा याद रखिएगा, मैं इस टाइप की किसी भी चीज की फॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं। एरोमेटिक अमीन की फॉर्मेशन गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं हो सकती है, क्योंकि इवेंचुअली अटैक जो होता है थैलेमाइड का अटैक होता है आपके एल्काइल हैलाइड पे। अगर एल्काइल हैलाइड आपका एरोमेटिक हुआ तो उस केस में अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट सही है, ये ठीक नहीं दिख रहा है। ये आपका 2 डिग्री हो चुका है, इससे कोई काम नहीं बनने वाला, ये 1 डिग्री है। इसका मतलब इसको भी आप हटा सकते हैं अपनी लीक से, इसको भी आप हटा सकते हैं। अब देखिए यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट में जो है वो 2 डिग्री अमीन की बात कर रहे हैं। इसको देखेंगे ये 2 डिग्री अमीन है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको देखेंगे 3 डिग्री अमीन हो गया है। अब यहां पर भी ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 डिग्री रिएजेंट जो है, 3 डिग्री अमीन्स जो हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अटैच ही नहीं होते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं होती है उस केस में। तो कुल मिला के आंसर तो मुझे मिल चुका है ए इस केस में। अदरवाइज अगर मैं देखूंगा और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, और कोई पॉसिबिलिटी, देखो ये आपका पोजीशन लगी हुई है, पैरा वाली पोजीशन लगी हुई है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, देख लेते हैं। देखो इसके अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो देख लेते हैं, वरना गड़बड़ ना हो जाए हमें। ये सब चीजें आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको तीनों को सेपरेटली ऑप्शन के थ्रू ढूंढना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। देखो मेरे हिसाब से तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। अदरवाइज आपको कोई भी समस्या आए तो मुझे बताइएगा।
डन है, बिल्कुल है सर, यही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। तो आंसर क्या आ गया, सीधे सीधे ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी समस्या परेशानी आए मुझे बताइएगा, मैं रिएक्शन भी आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपने अभी रिसेंटली पढ़ाई हुआ है चैप्टर, तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा इन सब चीजों को। चलिए सर, यहां तक हमें सारी बात समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 4th नंबर का क्वेश्चन, बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए AgCN में हम जानते हैं, क्योंकि इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, तो हमारे पास Ag आ जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाता है, तो N का लोन पेयर जो है वो जाकर जनरली अटैक करेगा इस कंडीशन में और इसको बाहर फेंक देगा। जब बाहर फेंक देगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, आइसोसाइनाइड ही बनने वाला है इस केस में। ये हो जाएगा CH2NC बन जाएगा सर। ए में तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। दूसरे केस में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, CHCl3 है, एक्वस KOH है। वैसे तो इसको अगर हम देखेंगे ये डिग्रेडेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है, बट ठीक है, अगर इस केस में मैं देखूंगा भी तो क्या हो सकता है, पहले देखो KCN को देख लो, KCN तो सीधा अटैक कर देगा, इसको बाहर भगा देगा, तो यहां पर तो आपका CN बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH2CN हो जाएगा, तो इसको तो हटा दो, ये नहीं काम करने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस केस में, हमारे पास CHCl3 है, एक्वस KOH है। इस केस में अगर मैं बात करूंगा क्या हो सकता है, देखो वैसे तो इसका काम जो होता है, Cl3H जो है ये हमेशा NaOH के साथ कंबाइन करता है, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन है, इसको बनाता है CCl3 नेगेटिव में। अगर इसका कोई काम नहीं है, कोई इस पर अटैक करने वाला नहीं है, तो ये फर्दर जो है आपका H2 निकाल देगा यहां से। पहले केस में तो H2O आपका निकल जाएगा। अगर इवेंचुअली ये भी किसी काम का नहीं है तो Cl नेगेटिव और यहां से फरार हो जाएगा, और ये CCl2 जो है ये कार्बीन की फॉर्मेशन कर देगा, और कार्बीन एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ताकि ये NH2 जो है वो डायरेक्टली यहां पे अटैक कर सके। ये बात हमको समझ में आती है सर, बढ़िया तरीके से समझ में आती है, जल्दी बताओ। बट ये वाली रिएक्शन जो है सर, कहीं ना कहीं एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन दिख रही है। ये रिएक्शन हमें कार्बाइल अमीन का रिएक्शन दिख रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है, 2 डिग्री अमीन्स होते हैं, CHCl3 के साथ अटैच करवाएंगे, और यहां पर रिएक्शन जो होगी कार्बाइल अमीन में, आप जानते हो कि 2 डिग्री जो है ये आपके आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये हो जाएगा आपका CH2NC बन जाएगा। मतलब इस केस में भी ये प्रोसेस जो है वो आपकी फीजिबल है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। कार्बाइल अमीन रिएक्शन है ना, कार्बाइल अमीन रिएक्शन ये रही, ये हो गई हमारी कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सॉरी बेटा, ये है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और 1 डिग्री के केस में ये स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है। ये आपके जनरली बनाते हैं, यहां से फॉर्मेशन करते हैं CH2NC की। जबकि 2 डिग्री के केस में देखोगे ये 2 डिग्री अमीन है, और यहां पर आपको कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये सीधे सीधे नो रिएक्शन का केस हो गया है। तो हमारे पास क्या आए हैं, ए और बी जो हैं केवल यही देखने को दिख रहे हैं, और बाकी कोई नहीं देखने को दिख रहा है। तो ए और बी दोनों बना रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, फटाफट से चेक कर लो, कोई डाउट परेशानी आए तो मुझे बताइएगा जरूर, जल्दी से चेक कर लो। डन है भाई, डन है। देखो देखो, कोई समस्या परेशानी आए तो बताइएगा जरूर, है बड़ा आसान सा। ठीक है, चलिए सर, हो गया। अगर आपको किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म चाहिए तो बताइएगा जरूर, मैं जरूर हेल्प करूंगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा उसको। ठीक है भाई, कंपाउंड पी है HCl के साथ, पहले उसको हीट किया है, फिल्टर किया है, फिर हमारे पास एक रेजिड्यू आया, एक फिल्ट्रेट आया है। फिल्ट्रेट को हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया है तो ऑयली लिक्विड R आ गया है। तो हमारे पास एक P है, P क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है भाई, P एक न्यूट्रल कंपाउंड है। Q गिव्स एफरवेसेंस फिर विद NaHCO3, NaHCO3 के साथ एफरवेसेंस जो दे रहा है, मतलब CO2 रिलीज कर रहा होगा। इसका मतलब Q के लिए कंडीशन है कि भैया एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक इन नेचर। सबसे पहली बात तो कि Q जो है एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। अब उसने बोला है कि ऑयली लिक्विड R जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ सॉलिड सॉल्युबल NaOH बनाता है। मतलब R जो मिल रहा है ये 1 डिग्री अमीन मिल रहा है हमको। ये क्या मिल रहा है, 1 डिग्री अमीन, क्योंकि 1 डिग्री अमीन ही केवल हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट भी करेंगे और NaOH के अंदर सॉल्युबल भी हो जाएंगे।
क्योंकि इस केस में उनके पास एक हाइड्रोजन रहेगा जो कि एसिडिक हो जाएगा, NaOH में वो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसका मतलब मुझे पहले देखना है कि मैं किस अमाइड का हाइड्रोलिसिस करके एक एसिड और एक अमीन वो भी 1 डिग्री बना सकता हूं। अब आप देखोगे इसको, अगर मैं यहां से ब्रेक डाउन करूं, ये OH आएगा, ये H आएगा सर, ये बन जाएगा, एक तो एसिड बन जाएगा, ये वाला पार्ट एसिड बन जाएगा सर, ये वाला 2 डिग्री अमीन बनेगा, ये वाला 2 डिग्री अमीन बनेगा, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है भाई, इसको करो ब्रेक डाउन, ये OH आएगा, ये H आएगा, क्योंकि HCl की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। सर ये वाला पार्ट 1 डिग्री अमीन भी बना रहा है, बिल्कुल सही है, और सर ये एसिड भी बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहां से आपको H इधर मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, यहां तो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया से अपना काम नहीं चलने वाला है, 2 डिग्री से नहीं चलने वाला है। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा सर, ब्रेक डाउन इसका ऐसे हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो कीटोन है और इसके केस में रिएक्शन नहीं दिख सकती है। कुल मिला के ये हमने हटा दिया। अब इसको अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, बनेगा ये आ जाएगा COOH और इधर आ जाएगा CH3 और साथ में बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा NH2। सही है, यही बनेगा। इसको आप अगर लेके जाओगे NaHCO3 में तो ये बन जाएगा आपका COO नेगेटिव Na पॉजिटिव CH3 इधर आ गया, साथ में बनेगा H2O एज वेल एज CO2। CO2 निकलेगी एफरवेसेंस के साथ, मतलब बात तो ठीक है। इसको अगर मैं कराता हूं रिएक्शन हमारे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, अगर इसकी रिएक्शन में कराता हूं आपके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये कुछ बनेगा इस तरीके से कि हमारे पास ये N, इस पे H आ गया, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बन गया। CH3 भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैराटोलाइल भी होता है सल्फोनिक एसिड, या फिर आप सीधे बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको जब आप NaOH के अंदर लेकर जाओगे, क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है, ये डिसॉल्व कर लेगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्युबल। तो कुल मिला के सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मुझे यही दिख रहा है। देख लो कितने आसान क्वेश्चन है, मैं कुछ खुद नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके के, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, डन है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस। बिल्कुल सही बात है, कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बट होता क्या है कि एराइल अमीन्स गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है वो इनका ऑक्सीडेशन करती है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद ये थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत नजर आ रहा है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आई बात समझ में, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड ONH2 विद ब्रोमीन एंड KOH गिव्स RNH2 एज द एंड प्रोडक्ट। डिग्रेडेशन प्रोसेस है और कुछ नहीं है आपका। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ठीक है भाई, हमारे पास है ब्रोमीन KOH, अगर मैं देखूंगा ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O NH H ले लिया, यहां से सबसे पहले OH नेगेटिव बेस है बेटा, ये जाएगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। अब ये आपका Br पे अटैक कर सकता है, इसको बाहर भगा देगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH आ गया और ये आपका Br आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ चुकी है हमारे पास, ये वार्तालाप हो गई है, बड़ी आसान सी है। फिर क्या करेगा, बेस फिर आएगा, क्योंकि Br के जुड़ते ही ये प्रोटॉन फिर से एसिडिक बन गया, ये इसको अटैक करेगा, लेकर चला जाएगा, अब ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव आ गया है, Br आ गया। अब बड़ा अनयूजुअल सा एक सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक रीअरेंजमेंट होगा जिसमें ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा,
ये ग्रुप इधर जाएगा और Br को बाहर फेंक देगा। तो आप देखोगे यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NR आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, ये सबसे पहले आपका डिग्रेडेशन प्रोसेस में बनता है। तो यही वो इंटरमीडिएट है जिसकी बात कर रहा है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएटली इसको दिखा रहा है। मैकेनिज्म वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे लगता है काफी बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये आपका फॉर्म होगा। यही जो फॉर्मेशन होती है आइसोसाइनेट की, ये इसका आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यही इंटरमीडिएट्स के केस में फॉर्म होता है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। आइए बालकों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन बिलो इज। अब हमारे पास रिएक्शन दे रखी है NaNO2HX के साथ, आपको पता ही है ये तो बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। आपके पास क्या हो जाएगा, HNO2 बनेगा। अब यहां पर अगर आपके पास प्राइमरी अमीन होता तो वो रिएक्शन करता और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करता, बट ये 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन में यहां आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है सर, NO पॉजिटिव होता है, और ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यहां पे। तो बेसिकली क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, EAS हो जाता है। और आपको पता ही है मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो पैरा सब्स्टिट्यूट बनता है। तो इस केस में 3 डिग्री के अमीन के केस में ये रिएक्ट कर जाता है इसके साथ। वैसे तो ये हो जाएगा N, Me इधर है, Me इधर है बेटा, इधर NO लग जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई, फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बन रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल इन दिस इन्वॉल्व दिस रिएक्शन इज NO पॉजिटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बी इज N नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड। N नाइट्रोसो तो है ही नहीं भाई, वहां पे तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। 1 डिग्री होता तो हमारे पास चांस होता, 2 डिग्री होता तो भी रिएक्ट करने के कुछ मतलब हल्के फुल्के चांसेस हुआ करते थे। 3 डिग्री में नहीं रिएक्ट करता है, वो सीधे सीधे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, ये नहीं होने वाला है। अब बोल रहा है कि ये रिएक्शन जब भी होती है हम जानते हैं किस टेंपरेचर पे होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेंपरेचर पर होती है, काफी लो टेंपरेचर होता है, मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। उसने बोला है द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन इज पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड एट लो टेंपरेचर, बिल्कुल सही है, यही हमने बनाया था, यही प्रोडक्ट बनने भी वाला है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी बालकों सही है। अब उसने क्या पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे हो जाएगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है। आई होप ये पार्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं फिर सर अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं सर वहां पर क्या पूछा गया है। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास दे रखा है एक P जिसको NaNO2HCl के साथ हमने लिया है, और फिर बीटा नेप्थॉल के साथ NaOH की रिएक्शन करवाइए, कलर्ड सॉलिड है। पहले केस में हम जानते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाला है, और दूसरे केस में हम जानते हैं कपलिंग रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन होगी। कुल मिला के बात यह है कि सर पहले केस में डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा होगा, इसका मतलब वो एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन हो सकता है, और दूसरे केस में अगर एक कपलिंग रिएक्शन हो रही है तो हाईली एक्टिवेटिंग होना चाहिए, हाईली एक्टिवेटिंग होना चाहिए नेचर में, तभी ये हो सकता है, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। बड़ी आसान सी रिएक्शंस है, वही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो अमीन में हम पढ़ते भी हैं। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं कि Br2 वाटर के साथ लेनी है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी, Br हर जगह ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है यहां पर कंपाउंड P क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले कपलिंग रिएक्शन के लिए आपके पास पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए, पैरा पोजीशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, तभी जाके आप ये रिएक्शन कर पाओगे अच्छे तरीके से, तभी इस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर पाओगे, बीटा नेप्थॉल के साथ आप तभी जोड़ पाओगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में रिएक्शन कहां मूव कर रही होगी, किस तरीके से जा रही होगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आइए देख लेते हैं इस केस में कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भैया हमारे पास रिंग के अंदर उतना ज्यादा हिंड्रेंस भी नहीं होना चाहिए, पोजीशंस भी ऐसी अवेलेबल होनी चाहिए कि 3 Br आ सकें। पहली बात तो 3 Br लाने के लिए बेटा आपको देखो, इसकी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा भरी हुई है, इसकी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा भरी हुई है, तो यहां पर तो 2 ही Br का अटैचमेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो फिर 4 होंगे सीधे। तो यहां पर इस केस में तो ये रिएक्शन संभव नहीं है हमारे पास।
इधर अगर मैं देखूंगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये है, एक ऑर्थो खाली एक पैरा खाली, इसके केस में एक ऑर्थो भरी हुई है एक ऑर्थो भरी हुई है, और इस केस में एक पैरा खाली है। यह आपको ग्रुप एक्टिवेटिंग से समझना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन ऐसी है जो दोनों केस में एक्टिवेटिंग है। जैसे इस केस में बात करूं, इसकी ये पोजीशन ऑर्थो ऑर्थो और ये पैरा, इसके केस में ये ऑर्थो और ये पैरा, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के इफेक्ट को मर्ज कर रहे हैं और ये तीन पोजीशन रिच निकल के आ रही हैं। तो अगर इस केस में मैं बात करता हूं Br2 वाटर के साथ, तो सबसे बढ़िया रिएक्शन जो है वो निकल के आने वाली है हमारे लिए, वो हो जाएगी NH2 इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, Br इधर आएगा, Br इधर आएगा और Br इधर आ जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों की पोजीशंस भी कॉमन है, जिसकी वजह से तीन सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि भैया पहले केस में 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, 1 डिग्री अमीन भी दिख रहा है। इसका मतलब इसके केस में अगर मैं पहले बात करता हूं HNO2 के साथ रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका बनाएगा N2 पॉजिटिव बना लेगा और इधर CH3 आ जाएगा, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा बेटा। और दूसरे केस में अगर इसको मैं करवा रहा हूं बीटा नेप्थॉल से रिएक्ट, बीटा नेप्थॉल से आप रिएक्ट करवा दीजिए इसको। सर ये बीटा नेप्थॉल है। अब देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन और इसकी पैरा पोजीशन, पैरा पे तो आ नहीं सकता तो ऑर्थो पे लग जाएगा। ऑर्थो पे लगेगा तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर आप देखोगे ये लग गया आपका एक ग्रुप, यहां पे लग गया आपका एक ग्रुप और इधर OH लगा हुआ है। देखिए ये आपकी कपलिंग रिएक्शन हो गई है। इसका मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है वो सी दिख रहा है। 2 डिग्री के केस में ये हो नहीं सकता है तो इसको हटा दीजिए। यहां पर आपके ग्रुप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन में दिक्कत होने वाली है। सीधे सीधे आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग और ग्रुप एक्टिवेटिंग से समझना पड़ेगा कि सेकेंड रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि 3 Br यहां पे आते हुए दिख रहे हैं। बस इतना सा ही एक लॉजिक था। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़ा ही इजी है, देख लीजिए भाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास दे रखा है Br2H न्यू, पता ही है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी और वो एल्काइल पे करता है। अब कहां करेगा, जहां सबसे अच्छा फ्री रेडिकल बनेगा, करवा दो भैया यहां पे। तो आप करोगे इसको, देखोगे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, सर इधर आ जाएगा CH Br और ये हो जाएगा CH3। अगले केस में हमने क्या किया है, KOH के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है, बट उससे पहले ही ये एक बहुत अच्छा अटैकिंग ग्रुप बन चुका है। अब हमारा ये सीधे सीधे अटैक कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी एक स्थिति आ गई होगी, ये डबल बॉन्ड O है, दिस इज NH2 प्लस बन गया होगा और इधर आप देखोगे ये ग्रुप बन चुका होगा। अब क्योंकि यहां पॉजिटिव आ गया है, हमने बेस लिया हुआ है, OH नेगेटिव लिया हुआ है, तो यहां से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, आपके सामने प्रोडक्ट हाजिर हो जाएगा, बड़ा ही आसान सा। ये हो जाएगा NH और ये बन जाएगा। देखिए कहीं बनता हुआ दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, देख लो, सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली इज। आपको एल्काइल हैलाइड के लिए रिएक्शन देखनी है कि कौन एल्काइल हैलाइड पे अच्छे तरीके से रिएक्ट कर पाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है जो कि जाके आपका अटैक कर जाए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। देखो इसका लोन पेयर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर लोन पेयर ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो उतनी ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? नहीं। अच्छा उसने बोला है टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। अच्छा एल्काइल हैलाइड के साथ डायरेक्टली रिएक्शन देखनी है, डायरेक्टली रिएक्शन देखनी है एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ डायरेक्टली रिएक्शन देखनी है। ठीक है भाई, increasing order of reactivity of the following compound towards the reaction with alkyl halide directly। अब alkyl halide के साथ डायरेक्टली हमें देखना है। ठीक है भाई,
क्या हो सकता है, कौन सा लोन पेयर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? अब देखो मुद्दा ये है कि यहां तो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो रखा है और यहां से भी इसने इन्वॉल्व कर रखा है। ये नाइट्रोजन दोनों तरफ से आपका रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इस नाइट्रोजन की बात करूंगा, ये भी इन्वॉल्व है, बट इसने भी इन्वॉल्व कर रखा है साथ के साथ, और उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से क्योंकि बी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रखा है, बी की तो सबसे कम होनी चाहिए, बी की सबसे कम इसमें और इसमें है, मतलब ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। बी के बाद ए का नंबर आएगा, ये बात भी सही है क्योंकि ए का भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रखा है और बढ़िया कॉन्जुगेशन के साथ हो रखा है, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है डी सी होगा या सी डी होगा। देखो सी में तो ज्यादा खींचने को प्रेजेंट है, तो इसके लोन पेयर को ज्यादा इन्वॉल्व करवाएगा, मेरे हिसाब से डी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो डी सी ए बी ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ही क्वेश्चन था ये, वैसे तो ऑल दो अगर मुझसे पूछोगे तो ज्यादा रिएक्टिविटी तो किसी की भी नहीं है उतनी ज्यादा, बट ये है कि हाँ चारों के कंपैरिजन में डी जो है सबसे साफ स्पष्ट दिख रहा है, वो बढ़िया तरीके से कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म ए टू ई आपको बताना है क्या क्या बन रहा होगा। पहले हमने लिया है Br2 के साथ ब्रोमिनेशन होगा, SnHCl मतलब रिडक्शन होने वाला है NO2 का NH2 में, फिर यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर उसको हम रिड्यूस कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, और KMnO4 KOH H3O पॉजिटिव। आओ देखते हैं क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, देखते हैं, आ जाओ। अगर इसको मैं करूं, देखो सबसे पहले ए के स्टेप को लिख देता हूं, छोटा छोटा लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लेना। ये हो जाएगा NO2, Br2 इस पे तो अटैक करेगा नहीं, ये हो जाएगा CH2, Br बनेगा पहले। देखो भाई सबसे पहले तो ये बनेगा आपका, या और कोई पॉसिबिलिटी है? अच्छा H न्यू नहीं दे रखा है ना, सॉरी सॉरी, H न्यू नहीं दे रखा है, क्षमा चाहूंगा। फिर तो आपका क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा, तो ये CH3 एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग है, तो इसके ऑर्थो में बनना चाहिए, ये बन जाएगा Br। अब ये क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा ऑफ NO2 into NH2, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 बेटा, ये हो जाएगा Br, और इधर आ जाएगा NH2। अब तुमको बताइए ये कंडीशन क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की, तो यहां से क्या हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है सर, कर देते हैं। ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा Br, ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव, ठीक है। Cl नेगेटिव लगा सकते हो, मतलब उसका कोई पर्पस नहीं है, मतलब समझ जाओ, कुल मिला के बस वही बन रहा होगा, ठीक है। अब क्या है, यहां से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिमूवल हो जाएगा, सीधे सीधे N2 यहां से रिमूव हो जाएगा, तो D आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Br, और ये निकल गया, और ये आपका ऑक्सीडेशन है, और काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है आपका क्या कहते हैं KMnO4 है, उसके साथ हम कर रहे हैं। तो पहले केस में तो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा होगा, दूसरे केस में पानी दे दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा सीधे सीधे, तो ये आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका COOH बन जाएगा, और Br इधर आ जाएगा। देखो भाई पहले केस में ए जो बना है वो ये बना है, ई जो बना हुआ है ये बना हुआ है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो भाई इतना ही आपको करना था, इतना ही आपको करना था, ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, NaNO2 डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और NN डाई मिथाइल एनिलीन कपलिंग रिएक्शन होने वाली है। पहले क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और दूसरी रिएक्शन क्या है, कपलिंग होने वाली है, ठीक है। करते हैं, पहले केस में बन जाएगा ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NCH3 से पैरा पोजीशन से कपल होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक्टिवेटिंग वही पार्ट है। ये क्या हो जाएगा आपका
N डबल बॉन्ड N, फिर ये जुड़ जाएगा आपका NCH3 एंड CH3। ठीक है, देखो भाई कहीं बन रहा है प्रोडक्ट, कहीं बन रहा है, मेरे ख्याल से यही दिख रहा है, सेम सेम बिल्कुल। लो भैया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। डन है बालकों, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स द रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली इज। अब फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ डायरेक्टली रिएक्शन पूछी हुई है, फिर से पूछा हुआ है वही, सेम वही। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सी डायज़ो रिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट कर सकती है। सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो इस केस में आप देख रहे हो, इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा सबसे पहले तो, इसका आप जानते हो मेजरली माइनस एम इफेक्ट लगता है। ठीक है, इधर तो कोई है ही नहीं, नो सच इफेक्ट, नो सच इफेक्ट। ठीक है, और Cn के केस में भी देखोगे ये भी माइनस एम लगा रहा होगा। अब देखो सबसे ज्यादा तो आना चाहिए ए की रिएक्टिविटी, ए के बाद आना चाहिए सी, ए के बाद आना चाहिए सी, केवल एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है सर, ए आएगा फिर सी आएगा, क्योंकि Cn का NO2 के रेस्पेक्ट में माइनस एम थोड़ा सा कम होता है, फिर डी का नंबर आएगा, फिर बी का आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर दिख रहा है। देख लो भाई, आसान सा ही था, ये तो आसान सा ही था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो वुड रिजल्ट इन द एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन में कौन बनाएगा? देखो भैया ये तो क्या है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, समझ जाना, ये तो रिएजेंट देखते ही तुमको पता चल जाएगा सर ये वही है बिल्कुल। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इवेंचुअली इसको उड़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये NH2 बन जाएगा। बिल्कुल सही है भैया, डेफिनेटली बनेगा सर। H2PDC के साथ करेंगे रिडक्शन हो जाएगा, सिंपल रिडक्शन का प्रोसेस है, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2 में भाई। देख लो भाई, बात तो सही है सर, बात तो सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सर, ये अमाइड है, अमाइड का हमने क्या किया है, हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया है, तो आप करो इसको हाइड्रोलिसिस को। सर ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये H आएगा, ये OH आएगा, ये बन जाएगा NH2 और ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा। ठीक है, ये भी कर देगा सर, ये भी कर देगा सर, ये भी कर देगा। अब ये हमारा गैब्रियल थैलेमाइड है, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होती है भाई। हमको यही पता है कि जो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है उसमें आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो होना चाहिए, बट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, उसके साथ ही रिएक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 3 पार्ट ऐसे दिख रहे हैं, उसमें पूछा है कितने होने चाहिए, भैया 3 होने चाहिए आंसर हमारे। देख लो भाई, ठीक है, डन है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 16। The conversion of propane 1-ol to N-butyl amine involves the sequential addition of reagent. The correct sequential order हमारे पास है propane 1-ol मतलब CH3 CH2 CH2 OH है, और यहां से हमने बनाया है CH3 CH2 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 NH2। हमने चेन अपग्रेडेशन किया है, इस केस में चेन अपग्रेडेशन किया है। चलो मान लो पहले केस में हम SOCl2 ले लेते हैं, अगर मैं इसको लेता हूं SOCl2 से, डार्जन्स प्रोसेस हम जानते ही हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा, सही है कि नहीं। KCN लूंगा तो CN यहां पर अटैक करेगा, इसको आगे बढ़ा देगा, तो अगर मैं KCN लेता हूं तो CN नेगेटिव अटैक करेगा, इसको आगे बढ़ा देगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CN बन जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास H2Ni और NaHg C2H5OH, मतलब रिडक्शन करना है हमें, करवा दो भैया।
अब तो अगला प्रोसेस केवल रिडक्शन का ही है। बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, ए आना चाहिए भैया, पहले तो मेरे हिसाब से ए आना चाहिए। HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, Cl लगेगा, फिर रिडक्शन का कोई फायदा होने नहीं वाला है, इससे काम नहीं चलेगा। SOCl2 CH3CN अगर वहां पे आता है तो अटैक करके एक और चेन बढ़ा देगा, वो हमको नहीं चाहिए। HCl और CH3NH2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ए जो पार्ट है आपका ये बिल्कुल सही दिखा रहा है, इसी से आप कर सकते हो। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। पढ़िए जरा 17वें क्वेश्चन को जल्दी से। 17वें क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के लिए क्या बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी अमीन इज लेस देन द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन में तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे NH2 ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट ही मुझे गलत दिख रहा है। प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है, बट नॉट ऑल प्राइमरी अमीन्स, बट जनरली हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं हम लोग। प्राइमरी अमीन्स ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एक्सेप्ट मिथाइल अमीन, बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके पास प्राइमरी अमीन एरोमेटिक ना हो, तब तक आप जनरली देखते हैं कि जो भी डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, जो पानी की प्रेजेंस में या हीट करते ही तुरंत कन्वर्ट हो जाता है OH मतलब अल्कोहल में। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी मीन्स आर लेस बेसिक देन दी सेकेंडरी अमीन्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके लोन पेयर पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। तो कुल मिला के जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है वो हमें केवल और केवल 1 दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, 18 नंबर क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ C2H5CN इनटू CH3CH2CH2NH2। ओके, 1 डिग्री में करना है हमें, 1 डिग्री में करना है, 1 डिग्री में करना है। तो अगर मेरे पास है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका अगर मैं बस रिडक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CH2NH2 में। सही है, यही हमको चाहिए, बस रिडक्शन ही तो करवाना है हमको। रिडक्शन करवाने के लिए नाइट्रल के केस में हमें काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, विच इज LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यही हो सकता है, करवा दो भैया इससे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। डन है बालकों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन्स, ये कहां से आ गया इसके केस में? डाइक्लोरोबेंजीन कहां से आ गया भैया? मतलब ये तो समझ सा नहीं पाया मैं, बट ठीक है। मतलब अमीन्स में ये कहां से आ गया क्वेश्चन? ये गलती से आ गया है मेरे ख्याल से। देखो इसको देखो, हाईली सिमेट्रिकल है, ये क्या है? हाईली सिमेट्रिकल है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेट अरेंजमेंट, यही होगा। बिल्कुल सही बात है सर, अगर होगा तो इसका मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, पहली बात तो, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में तो यही देखना होता है। तो आप अगर देखोगे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका? इसका और इसका, मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। चलो जी ठीक है सर। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्थो की और मेटा की। अब हम बात करते हैं ऑर्थो और मेटा की। मेरे ख्याल से ऑर्थो का अरेंजमेंट फिर भी अच्छा रहता है मेटा के कंपैरिजन में, ऑर्थो का अरेंजमेंट अच्छा रहता है। तो ऑर्थो बता दो भैया, डी हो जाएगा ऑप्शन। लो लो, डी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ही देखना आपको, अरेंजमेंट देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ऑर्थोफिनाइल फिनाइलिन डाइअमीन, ठीक है, HNO2 के साथ बना रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थोफिनाइल डाइअमीन, ऑर्थोफिनाइल डाइअमीन मतलब NH2 NH2, यही है।
क्या किया जाए, इसको HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन भी और कुछ दे नहीं रखी है इस केस में, और कोई कंडीशन तो दे ही नहीं रखी है। तो सबसे पहले यही कर सकते हैं, इसको मान लो ये तो हटा दिया मैंने। यहां से क्या बनेगा, NH N डबल बॉन्ड O NH2, यही बनेगा। और क्या हो सकता है, ऑटोमराइजेशन हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना सकता है मेरे ख्याल से, यही पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। N डबल बॉन्ड N OH हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ पहुंचा दो ताकि एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन सके और अटैकिंग रिएजेंट भी पॉसिबल हो सके। ये बन गया OH2 पॉजिटिव एंड दिस विल बी NH नेगेटिव। अब ये इधर अटैक कर देगा, इसको बाहर भगा देगा, यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा NH, ये फॉर्म होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो भाई, यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A दिख रहा है। ठीक है, डन है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको मैं मानूंगा, बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट है भैया, इसमें तो क्या ही छुपाना है, इसमें तो क्या ही छुपाना है। ये पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट की कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, बात तो सही है, बात तो सही है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली, ना 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 ना, यही गलत है बालकों, ये भी सही था। इट डजंट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके पास RNH आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास मान लो CH3S डबल बॉन्ड O Cl है, तो ये अटैक करेगा इस पे, इसको बाहर भेजेगा, पहले आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3S डबल बॉन्ड O NRR। अब इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, नो एसिडिक प्रोटॉन, और जो नहीं है तो गया काम से। मतलब अगर आप NaOH के अंदर इसको डालते भी हो तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये काम नहीं कर पाएगा। इनकरेक्ट जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, वो ऑप्शन नंबर C दिख रहा है बालकों। ठीक है, आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं, 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। रिएजेंट 1 नेप्थाइल अमीन एंड सल्फ एनिलिक एसिड इन एसिडिक एसिड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसके डिटेक्शन के काम आने वाला है। 1 नेप्थाइल अमीन एंड सल्फ एनिलिक एसिड है, सल्फ एनिलिक एसिड है, सल्फ एनिलिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड है। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है ये आएगा NO2 नेगेटिव के काम आता है, जहां तक मुझे याद है ये वाला NO2 नेगेटिव के डिटेक्शन के काम आता है। बट रिएक्शन जरा इसकी लिखी जाए, और डाई फॉर्मेशन होगी ये भी मुझे पक्का पता है, इसकी डाई फॉर्मेशन होगी, इसके लिए भी आई एम प्रीटी श्योर।
सल्फेनोलिक एसिड 1 नेप्थाइल अमीन। नेप्थाइल अमीन तो आपका चलो ये हो गया, ये बाद में कपलिंग करेगा और कुछ नहीं है। ये तो चलो आपका NH2 हो गया, ये तो कपल करने के काम आएगा, इसको हटा दो। अब अगर मैं बात करता हूँ सल्फ एनोलिक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका SO3H NH2। इसको अगर मैंने डाल दिया CH3COOH के सॉल्यूशन में, तो ये पहले जाके तो इसको अटैक मारेगा, ये बन जाएगा आपका SO3H, this will be NH3 positive and CH3COO नेगेटिव। चलो जी, पहला तो मुझे लगता है ये फॉर्म हो रहा होगा फर्स्ट केस में, ठीक है। अब अगर मैं देखूं NH3 CH3COO नेगेटिव, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करानी है अगर HNO2 के साथ, मतलब NO2 नेगेटिव है ना, NO2 नेगेटिव बोले तो HNO2 के साथ रिएक्शन इसकी करानी है। क्या हो सकता है? मतलब कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट ही बनेगा बस, और कुछ नहीं हो सकता है। SO3H N2+ मान लो, यही बन सकता है इसके साथ, तो और तो क्या ही होगा। और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवा रहा हूं NH2 के साथ, तो कपलिंग रिएक्शन होगी। कपलिंग रिएक्शन होगी तो ये हो जाएगा आपका SO3H N डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है, ये डाई बन जाएगी आपकी। यही पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं हो सकता बेटा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब HNO2 की प्रेजेंस है इसके अंदर, HNO2 ही एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जाके HNO2 बनाएगा, HNO2 के साथ वही डाइजोनियम वाली रिएक्शन जो होती है वही होगी, और कुछ नहीं हो सकता। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, मेरे ख्याल से हाँ 23 की बात कर लेते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन इज, सबसे पहले है हमारे पास CH3CH, अच्छा Cl है, अल्कोहलिक NH3 है, ये बनाएगा अमाइड, ये जाएगा ऊपर वापस आएगा, इसको निकाल फेंकेगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बन गया, ठीक है, अमाइड बन गया है, प्राइमरी अमाइड बन गया है। NaOH Br2 के साथ ले रहे हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा Br2 NaOH के साथ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा, ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम NaNO2HCl के साथ ले रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 N2+, और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं लगता है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है बेटा। और जैसे ही पानी के अंदर लाओगे, पानी का OH चिपकाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा। देखो भाई, कहीं दिख रहा है ऐसा प्रोडक्ट आपको बनते हुए? कहीं दिख रहा है ऐसा प्रोडक्ट आपको बनते हुए? देखो 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 देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH दिख रहा है भैया, सी है आंसर इसका। लो, बड़ी कॉमन रिएक्शन है ये, जनरली हम चैप्टर के साथ पढ़ते ही हैं, ये वही रिएक्शंस हैं आपकी, लल्लू सी रिएक्शन है बिल्कुल। आओ भाई, आते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एन अमीन ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड इनसॉल्युबल इन अल्कलाइन सॉल्यूशन।
पता ही है, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात कर रहे हैं। और अमीन कौन सा होना चाहिए? 2 डिग्री अमीन होना चाहिए। अमीन क्या होगा? 2 डिग्री। समझ लिया मैंने। दिस अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द अमीन इज, इथाइल क्लोराइड के साथ मुझे 2 डिग्री अमीन बनाना है। ठीक है भाई, इथाइल क्लोराइड के साथ 2 डिग्री अमीन बनाना है, तो इथाइल ग्रुप तो पहले होना चाहिए। इथाइल क्लोराइड के साथ मुझे बनाना है। इथाइल ये दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये इस पर तो है ही नहीं। ठीक है, इस पर तो है ही नहीं, क्योंकि ये 2 डिग्री नहीं है। पहली बात तो 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री है बट इथाइल नहीं है, 2 डिग्री है पर इथाइल नहीं है, 2 डिग्री है और इथाइल भी है। ये रहा, अब मिल गया, मिल गया। लो, कुछ नहीं करना था, इतना ही अंदाजा काफी था। ठीक है, तो अगर मैं इथाइल क्लोराइड के साथ लेता भी हूँ इसको, तो ये आपका बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भैया। अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। लो, डी ही आ गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। ये तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन था। डन है, आ जाओ भाई 25वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइट विद अमाइड द कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज। कार्बोनेट बनता है भैया। ठीक है, कार्बोनेट बनता है, मतलब इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, मतलब सही में समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो क्या बताऊं। ये तो कॉमन सी रिएक्शन है, मतलब डिग्रेडेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, बोल रहा है क्या बनेगा भैया बता दो। अरे भैया बता दो क्या बनेगा। ये तो आप जानते ही हो ना मेरे ख्याल से, अगर आप RNH2 की बात करते हो, इसको हम अगर रिएक्ट कराते हैं Br2 और KOH के साथ, आप जानते हो, सॉरी RCONH2, RC डबल बॉन्ड O NH2 को अगर आप लेते हो, तो ये बनाता है RNH2 प्लस KBr बनेगा, प्लस K2CO3 बनेगा, और जो रहा बचा वो पानी होगा। बैलेंस करके देखने ना रिएक्शन को, बन गया भाई। तो यहाँ पे क्या निकलता है? कार्बोनेट की फॉर्मेट में निकलता है ना ये कॉमन रिएक्शन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, डिग्रेडेशन प्रोसेस है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर पे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है भाई, अब ये थर्ड टाइम मैं देख रहा हूँ इस सेम क्वेश्चन को, थर्ड टाइम देख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली। एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करने के लिए पहले तो मुझे चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा? सर इस केस में प्लस एम काम कर रहा होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। चलो, इसमें सर माइनस आई काम कर रहा होगा, इसमें भी माइनस आई काम कर रहा होगा। पहली बात तो ये समझ में आती है। सर जिसमें सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा वहां रिएक्शन सबसे तेज होगी। ठीक है, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स, है सही है ना? मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अबे यार, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। मैं वही सोच रहा था, मैं वही सोच रहा था कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। मैं मुझे पुराने क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे एक बार। इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है भाई। ये तो मोए मोए हो गया भाई, मोए मोए हो गया। मैंने अच्छा किया देख लिया ये। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, अब मैं जरा क्वेश्चन देख लूं PDF फाइल से, बस एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। अरे भाई साहब, ये तो अभी लेनी देनी हो जाती। मतलब आप जानते हो पीकेबी बढ़ेगा और आपकी बेसिक कैरेक्टर घटेगी। मैं पिछले क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, कहीं वहां पे भी तो हमने कोई लोचा तो नहीं कर दिया है। मतलब एक बार मैं चेक कर लूंगा, वहां कुछ और पूछ रहा हो और हम कुछ और बताने में लगे हुए हैं अपनी मर्जी से। क्वेश्चन में टाइपो एरर है भाई, ये तो भयंकर टाइपो एरर है। चलो ठीक है, इसका तो देख लेते हैं। बेसिक कैरेक्टर्स पहले ये देखो सबसे ज्यादा किसका है, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी पी की भी वैल्यू सबसे कम होगी।
सर इस केस में इफेक्ट तो वही लगने वाले हैं जो हम लगा रहे थे सर, ये प्लस एम लगेगा सर, ये माइनस आई लगेगा और ये भी माइनस आई लगेगा। पहली बात तो ये है। ये बात सबको समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। आइए देखते हैं फिर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो बेसिक कैरेक्टर को कम करेंगे, जबकि रिलीजिंग वाले जो हैं वो ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आती है कि सर फर्स्ट के केस में सबसे कम होनी चाहिए, फर्स्ट के केस में सबसे कम होनी चाहिए, फर्स्ट के केस में सबसे कम है, इन दोनों ऑप्शन में दिख रही है। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इन दोनों में से कोई एक होगा। सर फर्स्ट के बाद नंबर आएगा, सेकंड का बिल्कुल सही बात है क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब बात आती है सर सीएन ज्यादा खींचेगा या ओएच ज्यादा खींचेगा। जो ज्यादा खींचेगा उसी पे बात सारी की सारी आ जाएगी कि सी को देखोगे, ये आपका अच्छा माइनस एम तो लगेगा ही नहीं ना, हाँ, पर नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि इसके केस में जो है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसके केस में थोड़ा सा कम होगा क्योंकि सी एन के केस में देखोगे आप सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रखा है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये और ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो मतलब इसके बेसिक कैरेक्टर को सबसे कम करवा देगा। अगर सबसे कम करवाएगा तो मेरे हिसाब से थर्ड का सबसे कम बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं जिसमें हमने ये गड़बड़ दोबारा से की हुई थी क्योंकि एक बार और रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है, एक सेकंड रुकना बेटा। पहले मैं चेक कर लूं, पहले मैं चेक कर लूं। ठीक है, हाँ मिल गया, मुझे मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है भाई, इसको भी देख लो बालकों, इसको भी देख लो, यहां पर भी वही दिक्कत थी। क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी भाई, ये तो बहुत तगड़ी कंफ्यूजन थी। एक सेकंड रुकना बस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, करते हैं दोबारा से भाई इस क्वेश्चन को, यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। बोल रहा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट को देखोगे, डाइजोनियम सॉल्ट की करेक्ट स्टेबिलिटी आपको बतानी है। डाइजोनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करनी है हमको, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें प्रोवाइड करनी है, तो जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो स्टेबल करेंगे इसको। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वही इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है, दोबारा करके देख लेते हैं वरना गलत हो जाएगा भाई ये तो। ठीक है सर, ये तो प्लस एम दिखाएगा सर, ये माइनस एम दिखाएगा, इस पे कोई नहीं लगने वाला है सर, ये भी माइनस एम दिखाएगा। पहले देखो प्लस एम वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सी भी गया और डी भी गया। ठीक है सर, ए के बाद नंबर आएगा सी का, ए के बाद नंबर आएगा सी का, ऑप्शन नंबर बी हो गया भैया। ठीक है, उसके बाद डी और बी में देखोगे तो बी का माइनस एम ज्यादा होता है सी एन के रेस्पेक्ट में, तो डी आ जाएगा फिर बी आ जाएगा। लो भाई लो, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। माफी चाहता हूं सभी लोगों से क्वेश्चन में जो गड़बड़ हुई है उसके लिए। आइए बात करते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास है इथाइल फॉर्मेट है। ठीक है, और फिर दे रखा है ट्राइथाइल अमीन दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH2 NH2। इन दोनों में से अच्छा डोनर ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। अब रिएक्शन किसके साथ है? HC डबल बॉन्ड O2H5 के साथ, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये करेगा यहाँ अटैक, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, इसको वापस खींच लेगा, ये आपका बन जाएगा CH3 COH CH CH2 CH2 NH।
C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आना चाहिए। देखो भाई, क्या यही आ रहा है? किसी प्रोडक्ट में आ रहा है क्या? ये किसी प्रोडक्ट में आ रहा है? मेरे ख्याल से पहले में ही दिख रहा है, शायद ये पहले में ही दिख रहा है। लो, आ गया आंसर। कुछ नहीं है इसके अंदर, तो लल्लू सा क्वेश्चन था ये, लल्लू सा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ 28वें क्वेश्चन पे। मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन दी फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है भाई, Br2 ब्रोमिनेशन होगा, इसका मतलब यहां तो हो नहीं सकता है, CH3 के पास होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास ये है CH3 और ये है NO2, कराओ ब्रोमिनेशन। सर इसके पास होगा, क्योंकि उधर तो डीएक्टिवेटिंग है ग्रुप, तो NO2 एज इट इज रहेगा CH3। ये तो सेम क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो हम कर नहीं चुके हैं। चलो कर लेते हैं फिर से, क्या फर्क पड़ रहा है। Br हो गया, ठीक है पहले केस में। दूसरे केस में H2PD है, रिडक्शन कर दो इसका, ये बन जाएगा आपका CH3, Br बन जाएगा, ये हो जाएगा NH2। ठीक है, फिर Na2HCl, NaNO2HCl, डाइजोनियम सॉल्ट बना दो भाई, CH3 Br N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया। फिर उसके बाद H3PO2, रिडक्शन कर दो इसका, हटा दो भाई, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा Br। देखो भाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। लो, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कलर की बात करनी है, ठीक है, नेफ्थाइलमीन दे रखा है, मतलब डाई की फॉर्मेशन होगी, डाई की फॉर्मेशन होगी मेरे ख्याल से रेड डाई बननी चाहिए शायद, इसके केस में रेड डाई की फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ नहीं है, मतलब लल्लू सा ही क्वेश्चन है ये तो। मेरे ख्याल से रिएक्शन जब करेगा तभी बनाएगा, ये हो जाएगा SO3H N डबल बॉन्ड N नेप्थाइल अमीन, 1 नेप्थाइल अमीन। इसका मतलब ये बन जाएगा। देखो भाई, शायद इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, शायद 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 इसकी होनी चाहिए, शायद इसकी होनी चाहिए। ठीक है, और ये रेड डाई बनेगी। ठीक है, चलो जी, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बालकों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। तो कपलिंग रिएक्शन है हमारे पास, और क्या है, और कुछ नहीं है। ये N2 पॉजिटिव है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है, येलो डाई बनेगी मेरे ख्याल से इस केस में, हाँ येलो बनेगी। ठीक है, करवा दो। ये आना चाहिए। देखो भाई, देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सर, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अच्छा चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर है, रिएक्शंस बहुत ज्यादा इजी हैं, अगर आपने सही तरीके से पढ़ रखा है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही बालकों, बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम आई हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं आगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय एवरीवन।